Hello everyone, warm welcome to all of you in the present session based on the topic that is the Mimamsa philosophy. तो आप सभी जानते हैं कि in the previous classes we have covered four important philosophies of the षट दर्शन which are सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका. ये चार हम philosophies कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मीमांसा. तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मीमांसा फिलॉसफी 5th नंबर की फिलॉसफी है और 6th फिलॉसफी भी है ये, लेकिन 5th फिलॉसफी को हम पूर्व मीमांसा बोलते हैं, 6th फिलॉसफी को हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं. दोनों ही मीमांसा है. मीमांसा मींस इंक्वायरी, रीजनिंग, right? But the way they inquire and the way they proceed in acquiring knowledge and shape out the overall philosophy is very, very different, right? So first and foremost thing in the Mimamsa philosophy is we need to understand what are the basics of this philosophy. Clear? Right? So as you can see here, the first and foremost thing is the historical background. Historical background की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि who is the founder of the पूर्व मीमांसा philosophy. So the first and foremost thing which will come in the examination also is founder of Purva Mimamsa, and the answer is Jaimini, and the correct answer is Jaimini. Clear? Right. So ये जो आपके ने नाम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ही इज द फाउंडर, और इसको आप प्रीलिम्स एग्जाम में भी डेफिनेटली पढ़े होंगे बिकॉज षट दर्शन टॉपिक वहां भी कवर किया जाता है. सो मेंस एग्जाम में सर इससे क्या आ सकता है, पहला क्वेश्चन यही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि जैमिनी हु इज वाज द डिसाइपल ऑफ व्यास, कंपाइलर ऑफ महाभारत and the Vedanta Sutra. So Jaimini was the disciple of Vyas. Which Vyas we are talking about? जैसे आपने सुना होगा एक term Ved Vyas, right? Sir, what is the meaning of Vyas? Vyas means the interpreter or the person who analyzes a particular text. So Vyas means the analysis. Vyas means the overall structuring by research. So Ved Vyas, if you heard ever about the Ved Vyas, so Ved Vyas is not a person. First thing you need to understand that Ved Vyas is not a person. Ved Vyas means a person who researches on Veda, who puts critical inquiry on Veda, right? So Vedas की critical inquiry करने वाला कौन हो गया? व्यास, वेद व्यास. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव हर्ड ऑफ द टर्म बद्रायण व्यास. यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म आता है बद्रायण व्यास, राइट? डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसलिए ये नाम आपने शायद कहीं सुना हो. So who was Badrayan Vyas? Badrayan Vyas was the actual compiler of Mahabharata. हम यहाँ पे देख रहे हैं disciple of Vyas. So this Vyas is a post. It's a profession, that researcher, the person who does the critical inquiry. But there was a long lineage of people who were doing this inquiry, right? So वो tradition set है. अब वो ट्रेडिशन में भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम क्या है? बद्रायण व्यास. जो क्या किया? जिन्होंने कंपाइल किया महाभारत और साथ ही साथ वेदांत सूत्र कंपाइल किए. ठीक है. अब ये जो वेदांत सूत्र हैं ये बेसिकली आपकी 6th फिलॉसफी में आते हैं. तो 6th फिलॉसफी जिन्होंने प्रोपाउंड की, विच मींस द वेद व्यास और द बद्रायण व्यास या व्यास, तीनों नाम एक ही हैं बट इंडिविजुअल्स नेम इज बद्रायण व्यास. उनके शिष्य यानी डिसाइपल ऑफ व्यास मींस जैमिनी किसके प्रोपाउंडर हैं? पूर्व मीमांसा के प्रोपाउंडर. तो 5th फिलॉसफी देने वाला पर्सन 6th फिलॉसफी देने वाले पर्सन का डिसाइपल है. इस तरह से हम हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं, राइट? सो जैमिनी ने ऐसा कौन सा टेक्स्ट फाउंड किया जिसमें सारी चीजें, सारी फिलॉसफी हमारी दी हुई है? तो आंसर इज मीमांसा सूत्र. आंसर इज मीमांसा सूत्र. तो पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक, देन ओनली स्टार्ट राइटिंग. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. आई हैव ब्रिंग दैट कंटेंट इन अ प्रॉपर फैशन सो दैट यू कैन राइट इट वेरी वेल, राइट? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मीमांसा का मतलब क्या होता है. MPPSC is very fond of asking basic terms as the 2 marker question. आपके पेपर 4 में 16 2 marker question आते हैं, 8 7 marker question आते हैं, 4 11 marker questions आते हैं. This is the breakup. Along with that you will see a case study in each part of paper 4 which is basically mentioned in the unit 5, but those case studies are related from unit 1 to 4. राइट? आई होप आपको सिलेबस एकदम याद होगा. नहीं याद है तो जो चीजें मैंने बताई उन्हें याद रख लेंगे तो भी काम हो जाएगा.
सो दिस इज द बेसिक पैटर्न. तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि 2 मार्कर क्वेश्चन क्या आ सकता है. पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है, महर्षि जैमिनी. सेकंड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मीमांसा, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मीमांसा, राइट. कंसेप्ट ऑफ मीमांसा, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमपीएससी वाले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, उस टर्म की जो टर्मिनोलॉजी है उसका ओरिजिन आया है इंक्वायरी से. तो मीमांसा मतलब इंक्वायरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इट फोकसेस ऑन अर्लियर पोर्शन ऑफ द वेदास, दैट इज द कर्म कांड. तो वेद व्यास कौन है? जो वेदों के ऊपर इंक्वायरी करे, उसके ऊपर थॉट प्रोसेस दे, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकली रैशनलाइज और रीजन करे, क्रिटिकल इंक्वायरी करे. तो ये जो आपके जैमिनी हैं, इन्होंने कौन से पार्ट ऑफ वेदा की क्रिटिकल इंक्वायरी की है? अर्लियर पोर्शन ऑफ द वेदास, अर्लियर पोर्शन ऑफ द वेदास, राइट. सो उपनिषद जो है वो लेटर पार्ट ऑफ द वेदास कहलाते हैं. अर्लियर पार्ट ऑफ द वेदास में, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, जिसमें बेसिकली मंत्र, उच्चारण, हवन और डिफरेंट नेचुरल फोर्सेस, जो वैदिक पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि वैदिक पीरियड में कौन कौन से जो गॉड्स हैं जिनको वर्शिप किया जाता था, इंद्र, वायु, वरुण, इनके कितने बार नाम हैं जो रीआइट्रेट हुए हैं ओवरऑल ऋग्वेद में. ये सारी चीजें अर्लियर पार्ट ऑफ वेद में आती. तो अर्लियर पार्ट ऑफ वेद की मीमांसा इंक्वायरी करने वाला पर्सन कौन है? जैमिनी. उन्होंने कौन सा टेक्स्ट लिखा? मीमांसा सूत्र. वो किसके डिसाइपल थे? वेद व्यास, यानी बद्रायण वेद व्यास के, राइट. नाउ इट फोकसेस ऑन अर्लियर पार्ट ऑफ द वेदास. इसको हम बोलते हैं कर्म कांड. कांड मींस चैप्टर, राइट. जैसे हम बहुत ही इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं किसी को कि कोई एक चैप्टर हो गया, या कोई इंसिडेंट हो गया जो जिसकी स्टोरी बड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग है, या हम कई बार इनडिस्क्रिमिनेटली वर्ड कांड हो गया बोलते हैं. तो कांड मींस अ चैप्टर, कांड मींस द पर्टिकुलर पोर्शन. तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर है जिसको हम डील कर रहे हैं? वेदा का कर्म कांड. अब कर्म कांड का मतलब है बेसिकली द एक्शन पार्ट या फिर रिचुअल पार्ट. तो पहली चीज तो हम ये समझ लें, राइट. तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड कंफर्टेबल अबाउट द डिफरेंट थिंग्स. इसके बाद रिचुअल पोर्शन हम किसको बोलते हैं? संहिताज एंड ब्राह्मणाज, ठीक है. वेदास, वेदास, संहिताज, ब्राह्मणाज एंड अरण्यकाज, ये 4 आपके डिविजन्स हैं. एंड उपनिषद एट द लास्ट पोर्शन, द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ओवरऑल वैदिक टेक्स्ट. तो जो रिचुअल पोर्शन है वो संहिताज एंड ब्राह्मणाज में बेसिकली जो है मेंशन्ड है. एंड ब्राह्मणाज आर नथिंग बट द अर्लीस्ट पोर्शन ऑफ द वेदास. क्लियर? चलिए, तो ये रिचुअल पोर्शन की स्टडी करने वाले जैमिनी देने वाले टेक्स्ट मीमांसा सूत्र, डिसाइपल ऑफ वेद व्यास. अब व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? द अल्टीमेट गोल इज सेम. पिछली कुछ फिलॉसफी की क्लासेस आप सबने देखी होंगी और उसमें एक वर्ड था अपवर्ग. क्या वर्ड था? अपवर्ग. बट हम यहाँ पे नया वर्ड लेके आ रहे हैं, स्वर्ग. अभी तक हम बात कर रहे थे अपवर्ग की, यानी लिबरेशन की. ये वर्ड हमने लिखा, हमने वैशेषिका पढ़ा, हमने न्याय पढ़ा. अब हम अपवर्ग के बियॉन्ड बात कर रहे हैं स्वर्ग की. स्वर्ग, तो स्वर्ग मीन्स हेवन. सो अपवर्ग एंड स्वर्ग. तो सवाल ये उठा कि लिबरेट होना है. अगर आप बात करते हैं सर लिबरेशन की, तो लिबरेशन होने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? सवाल ये उठा, राइट. तो अपवर्ग के बाद जो प्राप्त होगा वो होगा स्वर्ग. अपवर्ग के बाद क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा, राइट. एंड दिस इज व्हाट, एंड दिस इज व्हेन द कंसेप्ट ऑफ द हेवन केम इनटू द पिक्चर, राइट. सो दिस पूर्व मीमांसा टॉक्स अबाउट द हेवन एंड हेल. क्लियर? नाउ द थ्रू द करेक्ट रिचुअल परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है सर? हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? थ्रू द करेक्ट रिचुअल परफॉर्मेंस. एंड व्हाट इज द करेक्ट रिचुअल परफॉर्मेंस? रिचुअल परफॉर्मेंस में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस तरह के डीटी को एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह के भगवान को आप एड्रेस कर रहे हैं, प्लस उनको एड्रेस करते समय जो मंत्र उच्चारण, जो रिचुअल आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो कितनी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो यहां पे एक वर्ड है करेक्ट रिचुअल परफॉर्मेंस, राइट. जैसे आपने सुना होगा कि आजकल जो घर में कथाएं होती हैं, पूजन होता है या विवाह संस्कार होता है, तो वहां पंडित जी नॉट जस्ट इन संस्कृत, हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, हिंदी में उसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट. बट दोज एक्सप्लेनेशंस आर फॉर द पीपल हु आर सिटिंग देयर. बट एक्चुअल में अगर ट्रू रिचुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो हम जिस लैंग्वेज में या संस्कृत भाषा में या देवनागरी जैसे हमने यूज की है, जो आपकी जो पोथी होती है पंडित जी की, उसमें जो एक्चुअल साउंड है
इट इज ऑल अबाउट द साउंड साइंस विच वी परफॉर्म ड्यूरिंग द मंत्र उच्चारण और हवन। तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस रिचुअल की करेक्ट परफॉर्मेंस जो है वो उसी लैंग्वेज में होती है। फिर पंडित जी समझाते हैं आपको हिंदी में, राइट, वो आपको एड्रेस करते हैं हिंदी में, लेकिन देवों को यानी डीटीज को हिंदी में एड्रेस नहीं करते, संस्कृत में एड्रेस करते हैं। इसलिए संस्कृत को देव भाषा भी बोली जाती है। द लैंग्वेज ऑफ गॉड किसकी भाषा है? देवों की भाषा। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट रिचुअल परफॉर्मेंस में एक तो मेथड, प्रोसेस, राइट, अग्नि की कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आर्य समाज में जाएंगे तो वहां पे अग्नि और वैदिक रिचुअल्स याद होगा आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती, गो बैक टू वेदास, वैदिक रिचुअल्स, उनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश 1875, आर्य समाज फाउंडेशन 1875, बॉम्बे। सारे फैक्ट्स आपको फ्लैश हो जाएंगे। तो वो किस पे फोकस कर रहे हैं? इसी रिचुअल पे। हवन कुंड है, राइट, फिर अग्नि है, फिर वहां पे आप तो दूब एंड ऑल जो भी सामग्री होती है हवन की उसको आप अर्पित करते हैं। फाइनली यू विल एंटर इनटू, दीज आर द लेडर्स टुवर्ड्स द हेवन। किधर की तरफ है ये लेडर्स? हेवन की तरफ है। तो ये सब करने से आप कहां चले जाएंगे? हेवन। हेवन कब जाएंगे? जब आपको अपवर्ग यानी लिबरेशन हो जाएगा, राइट। बिकॉज फॉर अ कॉमन ह्यूमन माइंड, अब ये चीजें सर डेवलप कैसे हुई? अगला सवाल। बिकॉज फॉर अ कॉमन ह्यूमन माइंड कंसेप्शन ऑफ लिबरेटेड स्टेट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। जैसे आपको मैंने बताया कि महावीर जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, या किसी को आपको आचार्य शंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हम प्राप्ति वर्ड जब बोलते हैं, मोक्ष, निर्वाण, तो हम सब बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि ठीक है, जो ये स्टेट अचीव किया तो कैसा है वो स्टेट और उन्हें क्या दिख रहा है? क्या उन्हें आप और मैं दिखना बंद हो गए? नहीं, ये फिलॉसफी राधा कृष्णन जी ने भी अपनी बुक्स में लिखी है, और आपके सिलेबस में थिंकर्स में राधा कृष्णन जी लास्ट बुलेट पॉइंट में है, अलॉन्ग विद बी आर अम्बेडकर एंड दीनदयाल उपाध्याय। तो राधा कृष्णन जी ने एक बात बोली थी कि चीजें आपको वैसी ही दिखती हैं, लेकिन उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। देखने का क्या होता है? नजरिया बदल जाता है। एंड दैट पर्सपेक्टिव एंड दैट परसेप्शन इज बेसिकली हेवन। ये रियलिटी है। बट हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि आपको एक हेवन मिलेगा आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर लिबरेशन, जो जिसमें बहुत सारी चीजें क्या होंगी? फ्लरिशिंग होगा। वो यहाँ पे हर चीज जो होगी वो एक्सेस में होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लाइक दैट बहुत सारे आइडियाज अबाउट हेवन जो है वो मार्केट में, अमंग द सोसाइटी, अमंग द पीपल, अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज जो है प्रचलित है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हेवन पूछा जाएगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि रिचुअल्स और कर्मकांड आपके मेन कंसर्न है, जो कि अर्लियर पार्ट ऑफ वेदास में। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं? आंसर करते टाइम अर्लियर पार्ट ऑफ वेद नहीं लिखते। अगर आपने अर्लियर पार्ट ऑफ वेद नहीं लिखा तो आपकी मीमांसा इंक्वायरी पूर्व है या उत्तर, ये समझना मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनर के लिए, और एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसका अगर कंपैरिजन टू द वेदांता बोलें तो वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा, फोकसेस ऑन द उपनिषद नॉलेज पोर्शन ऑफ द वेदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये किसको एड्रेस कर रहा है? नॉलेज पोर्शन ऑफ द वेदास को एड्रेस कर रहा है। और हम अभी पूर्व मीमांसा में किसको एड्रेस कर रहे थे? रिचुअल पोर्शन ऑफ द वेदास को एड्रेस कर रहे थे। ट्रू। चलिए, तो ये हो गई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। नाउ वी नीड टू स्टार्ट राइटिंग द सेम थिंग्स वी विल राइट डाउन, बट इन अ वेरी Q&A फॉर्मेट, सो दैट आपके नोट्स एक सिनॉप्सिस की तरह बनते चले जाएं, और आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ इन्हें पढ़ना है और सीधे आंसर लिख देना है, राइट, विद इन द वर्ड लिमिट एंड विद द प्रॉपर हेडिंग्स। अगर हम लिखेंगे तो हमारे 2 मार्कर ड्राफ्ट करने में, 7 मार्कर ड्राफ्ट करने में हमें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी टोटल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? द फाउंडर इज महर्षि जैमिनी, नोट डाउन कर लेंगे, अ डिसाइपल ऑफ व्यास और कंपाइलर ऑफ द महाभारत एंड वेदांत सूत्र। तो यहाँ पे जो व्यास टर्म है एक जेनेरिक टर्म लिखा गया है, बट वी ऑल नो फ्रॉम आवर नॉलेज दैट एग्जैक्ट पर्सन वाज द बद्रायण व्यास। ठीक है, बट आप एग्जाम में व्यास लिख के डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। एग्जाम में कभी भी जेनेरिक टर्म लिखने की प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेसिफिक टर्म नहीं पता हो तो जेनेरिक टर्म लिख के अपने आंसर्स को बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन गलत लिखना इज द निगेटिव मार्किंग। अगर आपने गलत लिखा तो आपकी हो जाएगी निगेटिव मार्किंग। ध्यान रखना इस बात का। निगेटिव मार्किंग सर कैसे हो जाएगी मेंस में? अगले आने वाले क्वेश्चंस में वो आपको 0.25 नंबर्स भी अगर कम देने लगा, जस्ट बिकॉज कि ये बच्चा गलत लिखता है इन सम ऑफ द सिचुएशन, तो आपकी ओवरऑल वही निगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है,
Jaimini is the author of Mimamsa Sutra. We have done that. We have completed this. Next question. Period. Likely composed between the 3rd and 2nd century BC. 3rd and 2nd century BC. But ये time आप avoid कर सकते हैं. क्यों avoid करें? Because this is a very very important point. Because all the Shad Darshans were finally composed and took shape of a particular philosophy in a particular rational logistic manner ओनली इन द गुप्ता पीरियड. ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए. हम कभी भी टाइमलाइन पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए किसके पीरियड में ये हुआ. तो हमें पता है कि 3rd और 2nd सेंचुरी बीसी में हमारे पास क्या है, मौर्यन रूल चल रहा है, मौर्यन एम्पायर चल रहा है जो बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज कर रहा है. तो उस टाइम पे जब बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया जा रहा है तो ये तो बात सही है कि हिंदुइज्म की फिलॉसफी के डेवलपमेंट का काम भी चल रहा होगा. क्यों? एज अ कॉम्पिटिशन टू द बुद्धिज्म. But it was not patronized by the rulers, and that's why it was not in the final shape. Right? Final shape कब मिला इनको? After the Shunga's patronization. Shungas were Brahmins. पुष्यमित्र शुंग ने कैसे रूल स्टार्ट किया एंड ऑल, यू ऑल नो द स्टोरी. एंड सांची स्तूपा में भी पुष्यमित्र शुंग का मेंशन आता है. जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, जो फ्रेशर है कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें. और जब आप पढ़ेंगे तो ये लेक्चर आप एक बार और सुनिएगा, आपको और रिलेवेंस समझ में आएगा. ठीक है. बट मेजरली गुप्ता एम्पायर के टाइम पे मैक्सिमम हिंदुइज्म डेवलपमेंट हुआ. Either in the terms of the text of Purana, either in the terms of the text of Mahabharata or Upanishads, they finally took the shape. एंड जैसे कि हमको पता है कि आदि शंकराचार्य जी ने 622 एडी के बाद यानी 7 सेंचुरी में, एग्जैक्ट डेट से हम अभी बचते हैं, 7 सेंचुरी में क्या हुआ फाइनली एंड अल्टीमेटली कि आपकी अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जो है वो सेट हो गई. अद्वैत वेदांत फिलॉसफी क्या हो गई? सेट हो गई. क्लियर? चलिए, सेट हो गई मतलब फाइनलाइज हो गई और कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका गोल क्या है? इसका गोल है हेवन, स्वर्ग एंड वर्ल्डली वेलबींग. अब लोगों ने ये बोला, एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम कमेंट, आई कांट सी. राइट, राइट, अभी ठीक है. चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोली गई कि सर हमें तो हेवन जाना है, क्या करके? सारे रिचुअल्स परफॉर्म करके. तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता. देखिए कैसे लिबरेशन के बाद, जो लिबरेशन इज स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ ब्लिस, ये साइकोलॉजिकल स्टेट है. राइट? उस कंसेप्ट को हम एक फिजिकल हेवन में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन हमने बोला कि ये कब होगा? मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की, मतलब हेवन या स्वर्ग की प्राप्ति होगी. तो लोगों ने ये बोला कि क्या ये स्वर्ग सर प्रेजेंट टाइम पे नहीं आ सकता? तो फिर ये बात हुई कि ठीक है चलो देखते हैं. तो हम यहाँ पे गोल क्या बना लेते हैं? वर्ल्डली वेलबींग. कि हम इसी जीवन में, इसी दुनिया में, इसी विश्व में, इसी जगत में क्या वर्ल्डली वेलबींग या हेवनली सिचुएशन अचीव नहीं कर सकते? तो बोला गया कि यस, अटेनमेंट ऑफ हेवन और वर्ल्डली वेलबींग दोनों पॉसिबल है. इन दिस प्रेजेंट लाइफ इट इज ऑल्सो पॉसिबल. और यही गोल लेके हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट रिचुअल्स क्या है? द रिचुअल परफॉर्मेंस एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी ऑफ वैदिक रिचुअल्स एज धर्म. राइट? तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम क्या फॉलो कर रहे हैं? धर्मा. तो धर्मा क्या है? द फॉलोइंग और द कंडक्टर ऑफ द ऑल द रिचुअल्स. While Vedant focuses on the Upanishads, नॉलेज पोर्शन ऑफ द वेदास. तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये पार्ट हमने पहले भी देखा कि वेदांत जो है वो नॉलेज पोर्शन ऑफ वेदास से डील करता है, और पूर्व मीमांसा जो है किससे डील करता है? रिचुअल पोर्शन ऑफ वेदास से डील करता है. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्स्ट ऑफ द पूर्व मीमांसा? तो पहला टेक्स्ट आपको यही लिखना है, मीमांसा सूत्र. फाउंडेशनल एफोरिज्म्स हैं इसमें ऑफ द एंटायर सिस्टम, एंड इट एस्टैब्लिशेस द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द धर्म. क्या एस्टैब्लिश करता है? कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द धर्म. तो ये टेक्स्ट हमने अभी पिछले सेक्शन में भी पढ़ा. नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ रिचुअलिज्म के लिए, यानी रिचुअलिज्म पे जब अटैक हुआ कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, या इस फिलॉसफी का काउंटर फिलॉसफी, काउंटर प्रोडक्टिव स्टेटमेंट्स दिए गए, तब श्लोक वर्तिका बाय कुमारिला भट्ट, ये टेक्स्ट जो है किसको सपोर्ट करता है? पूर्व मीमांसा को सपोर्ट करता है. एंड इट इज अ डिफेंस अगेंस्ट द बुद्धिस्ट एंड वेदांतिक क्रिटिक्स.
Buddhist and Vedantic critics, right? Even the Vedant is the ज्ञान कांड, ज्ञान योग। इसका मतलब ये है कि वेदांत ये बोलता है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिचुअल्स का भी अल्टीमेट एम नॉलेज ही है। नॉलेज मींस क्या? जैसे ही नॉलेज आएगा लिबरेशन होगा, मुक्ति मिलेगी, जैसे आज भी होता है। जब भी आपको कोई नई चीज पता चलती है या आपको कोई चीज समझ में आती है, सपोज आप कोई एक्ट बहुत टाइम से कर रहे हैं बिना, विदाउट अवेयरनेस एंड विदाउट नॉलेज, रिपीटेडली फिजिकली करते चले जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको समझ में आता है कि वो पर्टिकुलर एक्ट आप क्यों कर रहे थे, आपसे क्यों करवाया जा रहा था, उसका एक्चुअल मकसद क्या था। जिस दिन आपको ये पता चलता है, आप उस एक्ट से लिबरेट हो जाते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइंस बिहाइंड दैट एक्ट, राइट। उसके बाद आप टॉप पोजीशन से उस एक्ट को दूसरों के थ्रू मैनेज कर सकते हो। जैसे आप किसी और से काम करवा सकते हो, अब आपको करने की जरूरत नहीं, आप सीख गए हो, एंड द मोमेंट यू वांट टू डू इट, सपोज आपको वो काम करना है, तो आप उठोगे और कर लोगे, बिकॉज यू नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, एवरी आंसर यू हैव। तो सिमिलरली वेदांत ये बोलता है कि अगर आपके पास सारे आंसर्स हैं तो आपको एक्ट या रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, राइट। बुद्धिज्म कहता है कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सेल्फ, अनात्म के कंसेप्ट को प्रोपेगेट करता है। तो वेदांत और बुद्धिज्म दोनों ही अटैक कर रहे हैं पूर्व मीमांसा पे। उत्तर मीमांसा भी पूर्व मीमांसा पे अटैक कर रहा है, और बुद्धिज्म तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो गॉड यानी सोल या सबको ही डिनाई कर रहा है, वो कंसेप्ट ऑफ हेवन को भी डिनाई कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिज्म ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल को डिनाई नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। अगर ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल को डिनाई करता होता तो फिर बुद्ध के 500 बर्थ की कहानी हम नहीं पढ़ रहे होते। तो बुद्ध जब किसी से मिलते थे, सपोज कोई उनसे राय लेने आता था, कोई उनका डिसाइपल बनने आता था, कोई उनसे पॉलिटिकल एडवाइस लेने आता था, तो वो इंसान को देख के उसकी पूरी मल्टीपल बर्थ की हिस्ट्री स्कैन कर लेते थे। दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही हैड एट दैट टाइम, आफ्टर लिबरेशन, आफ्टर निर्वाण, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली गाइड करते थे कि ये पर्सन की हिस्ट्री क्या है, पिछले जन्मों में वो क्या क्या था, उसने किस तरह के कर्म संचित किए, और अब इसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो आगे की क्लासेस में सुनाऊंगा आपको। बुद्धिज्म भी पढ़ना है हमें, राइट। अ सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। तो यहाँ पे श्लोक वर्तिका टेक्स्ट याद रखना, डिफेंस में आया किसके? रिचुअल्स के, यानी पूर्व मीमांसा के। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द वेदांतिक क्रिटिक एज वेल एज दी बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये एक श्लोक वर्तिका आपको याद रहेगा, एक आपको मीमांस सूत याद रहेगा, एक है शबर भाष्य। शबर भाष्य, इट इज अर्लीस्ट कमेंट्री एक्सप्लेनिंग जैमिनीज एफोरिज्म। तो ये कमेंट्री है, ये क्या है? कमेंट्री है। कमेंट्री का मतलब जो श्लोक या एफोरिज्म जैमिनी ने लिखे थे उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं ये डिटेल में। क्या कर रहे हैं? डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट है प्रभाकर्स कमेंट्री, एक और कमेंट्री है बेस्ड ऑन द एफोरिज्म्स ऑफ द जैमिनी। और इसमें क्या हो रहा है? इट्स एन ऑल्टरनेटिव स्कूल, एम्फसाइजेस द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ द वैदिक ड्यूटी। वैदिक ड्यूटीज को नियोग बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वैदिक ड्यूटीज को क्या बोलते हैं? नियोग बोलते हैं। एंड पुट्स फॉरवर्ड अ रिगरस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन, एंड पुट्स फॉरवर्ड द रिगरस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शंस। तो ये एक प्रभाकर स्कूल है और एक सबर भाष्य अलग स्कूल है विद इन द पूर्व मीमांसा। होता ये है कि जब हम एक फिलॉसफी डेवलप होती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका और डीप एनालिसिस होता है, और उस डीप एनालिसिस के बेसिस पे अलग अलग रास्ते निकल के आते हैं, जैसे हम या चुन लिए जाते हैं, राइट। जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा कि हीनयान, हमने देखा महायान, एक लेसर व्हीकल है, एक ग्रेटर व्हीकल है। हीनयान फिलॉसफी अलग चल रही है, महायान ने बोला कि भाई अगर बुद्धिज्म को सर्वाइव करवाना है तो हमें इसमें सबसे आइडल वर्शिप को जोड़ना पड़ेगा। आज की डेट में हम मॉनेस्ट्री में जाते हैं तो हमें वहां बुद्ध की प्रतिमा दिखती है, यानी आइडल दिखती है, राइट। बट बुद्ध ने खुद बोला था कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मुझे पूजना मत, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अलग अलग स्कूल्स डेवलप होते हैं। अब अगर बी आर अम्बेडकर जी की बात करूं तो बी आर अम्बेडकर जी ने भी एक नया बुद्धिज्म स्टार्ट किया। कब? अक्टूबर 1956। कहां पे? नागपुर में। उसी बुद्धिज्म का नाम क्या रखा उन्होंने? न्यू व्हीकल, नवयान बुद्धिज्म। ना ही वो हीनयान है, ना ही वो महायान है, लेकिन ये नवयान बुद्धिज्म किसके बेस पे स्टार्ट किया? उनकी खुद की कमेंट्री ऑन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपके सूत्र पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका। पिटकास आर द त्रिपिटकास आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उनकी कमेंट्री अंबेडकर जी की एक किताब में लिखी गई, उन्होंने खुद पब्लिश की, द बुद्धा एंड हिज धम्मा।
और फिर नवयान बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, राइट? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड विद द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड सोसाइटी, द न्यू इंटरप्रिटेशंस कम्स, द न्यू कमेंट्री कम्स, न्यू स्कूल्स इमर्जेस, राइट? और जो नए समय के साथ, नए फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नए स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। जो बोलते हैं नहीं हम ट्रेडिशनली रहना चाहते हैं, हम ट्रेडिशनल फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ट्रेडिशनल स्कूल्स के साथ चलते हैं। दैट्स हाउ द इवोल्यूशन ऑफ स्कूल्स टेक्स प्लेस। इन द सेम वे मीमांसा में भी प्रभाकर स्कूल एक इंपॉर्टेंट स्कूल है। हो सकता है 2 मार्कर आ जाए प्रभाकर स्कूल, दैट्स इट। तो समझ जाना, इट बिलोंग टू, इट्स अ स्कूल ऑफ मीमांसा फिलॉसफी and which focuses on the Vedic duty or niyog, ये टर्म लिख देना, and puts forward a rigorous interpretation of action, action के interpretation पे बात करो। और अगर आप ध्यान देंगे कि एक कर्म योग डेवलप किया है वेदांत के अंडर ही, कर्म योग। वेदांत तो अपने आप में ज्ञान योग है, लेकिन वेदांत ये भी बोलता है कि सिर्फ ज्ञान से तो काम चलेगा नहीं, आपका पेट भरेगा नहीं, आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, राइट? ऑल स्पीशीज हैज टू डू सम एक्शन। हम बोलते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, नहीं तो प्लांट कैसे एनर्जी कन्वर्ट कर पाएगा, फूड में कन्वर्ट कर पाएगा, और कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो सिर्फ बैठ के सोचने से काम नहीं चलेगा, लेकिन यस, अगर आपका नॉलेज क्लियर है, ज्ञान है, तो एक्ट प्योरीफाई होता है, और ये नॉलेज ही कर्मयोग कहलाता है। और कर्मयोग बोलता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये तो आपके घर के शायद कैलेंडर्स में भी लिखा होगा, कर्म ही पूजा है, right? So I am trying to link so many things just to make you make something interesting topic for you, plus make you more understand by showing you the similarities. Clear? तो 6th फिलॉसफी में अभी हम डीप में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें वेदांत के अंदर भी पढ़नी है, समझनी है। ब्रह्म, माया, जगत, उसमें थोड़ा सा लंबी क्लास होगी हमारी, क्योंकि हमें वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने वेदांत नहीं समझा तो हम आदि शंकराचार्य नहीं समझ पाएंगे, आदि शंकराचार्य नहीं समझ पाएंगे तो स्वामी विवेकानंद नहीं समझ पाएंगे, स्वामी विवेकानंद नहीं समझ पाएंगे तो राधा कृष्णन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड, राइट? तो अगर हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा होगा तो ही हम सारी चीजों को रिटेन रख पाएंगे और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं पूर्व मीमांसा की तरफ। द सेम टेक्स्ट इन आंसर फॉर्मेट जो आपकी कॉपी में होना चाहिए, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ इट्स टाइम टू राइट इट डाउन। सो की टेक्स्ट क्या है? मीमांसा सूत्र बाय जैमिनी, देन सबर भाष्य, अर्लिएस्ट कमेंट्री, श्लोक वर्तिका और प्रभाकर कमेंट्री, राइट? तो जितने बच्चों ने नहीं लिखा अब वो लिख लेंगे इस चीज को, और की टेक्स्ट करके अगर 2 मार्कर आ गया तो सीधे सीधे सिर्फ नाम लिख देना, मीमांसा सूत्र, सबर भाष्य, श्लोक वर्तिका और प्रभाकर कमेंट्री। अगर यही सेम क्वेश्चन 7 मार्कर में आ जाए तो पूरा आंसर कॉपी कर देना, और स्टार्टिंग में मीमांसा के बारे में 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीमांसा एंड व्हाट डज पूर्व मीमांसा tells about. What does it tell about? It tells about the Vedic authority and the ritualism. ये उनका की डायमेंशन। क्लियर? तो स्टार्टिंग की 2 लाइंस हो जाएंगी, बाकी की आपकी 6 to 7 लाइंस इसमें हो जाएंगी। 10 लाइंस में आपका बहुत ही शानदार आंसर रेडी है, 11 मार्कर का सफिशिएंट है। सर क्या हम ऐसे लिखेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एक और चेंज कर सकते हैं, सबर भाष्य इज दी अर्लीस्ट कमेंट्री। हमेशा सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिखें, डैश और कोलन अवॉइड करें। यहाँ पे तो मैंने इसलिए जैसे यहाँ पे लिखा श्लोक वर्तिका बाय कुमारिला भट्ट प्रेजेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रेजेंट्स। इस तरह से आप लिखिएगा कॉपी में एग्जाम में, ठीक है। प्रभाकर कमेंट्री इज, तो सारी चीजें आप लाइन में लिखिएगा, ब्रेक कर करके पॉइंट में मत लिखिए। और साथ में जो कीवर्ड्स मैं बोल्ड करता हूं वो आपकी कॉपी में बॉक्स या अंडरलाइन होने चाहिए। क्लियर? अनटिल एंड अनलेस, अब जैसे यहाँ पे कैटेगरी बन रही है, बच्चे पूछते हैं तो क्या सर सारे सेंटेंस बना दें? देखिए, जब सब हेडिंग होती है तो इसके बाद कोलन लगाना या डैश लगाना इज ओके, बिकॉज इसके अंडर के सब पॉइंट्स लिख रहे हैं आप। बट अंदर के जब सब पॉइंट्स लिखते हैं तो इसका सब पॉइंट ये नहीं है, इसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। तो मीमांसा सूत्र बाय जैमिनी इज द फाउंडेशनल एफोरिज्म, इस तरह से इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 7 मार्कर में, व्हाट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ पूर्व मीमांसा, या बेसिक टेनेट्स ऑफ द पूर्व मीमांसा। क्या आएगा? बेसिक टेनेट्स ऑफ द पूर्व मीमांसा। बेसिक टेनेट, कोर फिलॉसफी, की आइडिया, हाईलाइट द नेचर ऑफ द मीमांसा फिलॉसफी। ये चारों क्वेश्चन का आंसर सेम है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि वेदास आर एटर्नल,
देखिए वेदास आर एटर्नल, गो बैक टू वेदास, वही बातें हो रही हैं। वेदास एटर्नल है। अगर हमें वेदा के यानी वेद के रिचुअल्स को अल्टीमेट अथॉरिटी मानना है तो पहले तो वेदों को अल्टीमेट अथॉरिटी मान लेते हैं। और अल्टीमेट अथॉरिटी का मतलब है टाइम कोई भी हो, जनरेशन कोई भी हो, सेंचुरी कोई भी हो, हमेशा हमें इसे क्या मानना है, दे आर इनफैलिबल एंड एटर्नल, they are never at fault, they are the best and the correct thing written for the human in the human history for the human well-being forever. ठीक है, so Vedas are apaurush, it was not authored by humans or gods. अपौरुष कहने का मतलब है कि इट कंटेन्स अपौरुष, मतलब कोई ह्यूमन नहीं लिख रहा है इसको। अपौरुष का मतलब है कि कोई ह्यूमन नहीं लिख रहा है, तो सर ये कहां से आए, ये डिवाइन लॉज हैं, नेचुरल और डिवाइन लॉज। ना ही इन्हें कोई देवता लिख रहा है, ना ही कोई इन्हें मनुष्य लिख रहा है, ये डिवाइन लॉज हैं, ये अपौरुष हैं, इसीलिए तो एटर्नल है। जैसे जब आप एक टर्म यूज करते हैं यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ लव, आपने द सीक्रेट पढ़ी होगी रोंडा ब्रायन की, ठीक है, तो वहां पे जो वर्ड यूज होता है द सीक्रेट, लॉ ऑफ द सीक्रेट, ठीक है, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, लॉ ऑफ द लव, जो भी फंडे आपने पढ़े हैं या कभी सुने होंगे या रीड किए होंगे, तो आप कौन से लॉज की बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉज की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ह्यूमंस और गॉड से क्रिएटेड नहीं है, ये नेचुरल। Vedas are eternal and they are authorless and eternal truths. Authority, Vedic injunctions are the ultimate source of dharma. Dharma here means simply the action or the duties which you need to perform. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुराने समय में जब भी युद्ध होते थे या फिर किसी भी किंग को अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी होती थी तो अलग अलग तरह के यज्ञ कराता था, राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग यज्ञ होते थे, जो कुछ राजपूतों के लिए होते थे, कुछ अलग अलग कम्युनिटीज के लिए होते थे, किंग के लिए अलग है, हाउस होल्डर के लिए अलग है। तो सारे यज्ञ और रिचुअल्स जो हैं वो आपके धर्म का पार्ट है। किसका पार्ट है, धर्मा का। तो along with the basic necessary things which you are performing like the economic activity, you need to be very regular in terms of the other duties like dharma. सेल्फ वैलिडिटी मींस वैदिक नॉलेज इज सेल्फ एविडेंट, कहने का मतलब है इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, इट इज एविडेंट इन इटसेल्फ, इट इज करेक्ट इन इटसेल्फ, तो इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। धर्मा एज द रिचुअल एक्शन, ठीक है, धर्माज कोडन लक्षण धर्मा नोन थ्रू अ वैदिक इंजक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोरल एक्शन, कहने का मतलब है रिचुअल एक्शन ही धर्मा है। क्या है, रिचुअल एक्शन धर्मा है। ये बात कहां बोली जा रही है, पूर्व मीमांसा की कोर फिलॉसफी में। पहला डायमेंशन है वेदास आर एटर्नल, दूसरा डायमेंशन है फोकस ऑन द कर्म, तीसरा डायमेंशन है धर्मा एज द रिचुअल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्व और द लास्ट डायमेंशन ऑफ द वैदिक फैक्ट्स और द वैदिक फिलोसफी ऑफ द पूर्व मीमांसा, that rituals generate an unseen force or अपूर्व connects ritual act with its result or heaven or liberation। जैसे आपके घर में कोई हवन हुआ, हवन होते ही आपको क्या बोला जाता है कि अरे घर का वातावरण शुद्ध हो गया, ठीक है, यहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव आ गई है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पूजा होती है, आरती होती है, दिया जलता है, कहीं आपने वाराणसी में गंगा आरती देखी होगी या हरिद्वार में आरती देखी है आपने, तो जहां जहां आपने आरतियां देखी हैं आपको क्या फील होता है कि देयर इज सम पॉजिटिव फोर्स बिल्डिंग अप इन दैट एरिया। क्लियर, टेम्पल्स में आप जाते हैं, यू फील वेरी पीसफुल, राइट, क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, या आपके घर का एक कोना होगा जहां मंदिर रखा होगा, अगर आप उस एरिया में एंटर करते हैं तो आपका पीसफुल एक कामनेस एक माइंड में आने लगती है। तो ये बोला जा रहा है कि अपूर्व यानी अनसीन पोटेंसी, एक 2 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में। तो ये बोला जा रहा है कि रिचुअल्स जनरेट एन अनसीन फोर्स। जब भी आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो वो एक अनसीन फोर्स क्रिएट करता है। वो अनसीन फोर्स क्या है, वो कनेक्ट करता है एक्ट को उसके रिजल्ट से, मतलब हेवन से। मतलब आप धीरे धीरे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे उस पीसफुलनेस के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आप उस हेवन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये अनसीन फोर्स क्रिएट कहां से हो रहा है,
जिसका नाम अपूर्व है, विद द हेल्प ऑफ द रिचुअल एक्शंस विच आर योर धर्मा विच यू नीड टू परफॉर्म ऑन द रेगुलर बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। तो कोर फिलोसफी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेदास आर इटर्नल, मींस दे आर अपौरुष, not authored by humans or gods. They are eternal truths beyond time and space. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, they are eternal truths beyond time and space. So Vedas are eternal. Authority में बोलें तो they have the ultimate source of dharma, ultimate foundation source of dharma. They are the final authority. Self validity की बात करें तो knowledge from Veda is self evident and does not need external proof. And does not need external proof. Very, very important. Focus on karma. Liberation is not through meditation or knowledge, but through correct ritual performance. अब देखिए, यहाँ पे क्लियर कट क्या बोला गया है कि मोक्ष की प्राप्ति आपको ज्ञान से नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति आपको ध्यान से नहीं होगी। यानी ज्ञान योग कट कर दिया, मेडिटेशन हटाया, तो राजयोग भी कट कर दिया जो पतंजलि का था। तो वेदांत खत्म, पतंजलि का योग खत्म कर दिया। अल्टीमेटली हमारी किससे होगी? रिचुअल परफॉर्मेंस से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कौन मान रहा है? जो कर्मा पे बिलीव करने वाले या रिचुअल्स पे बिलीव करने वाले या धार्मिक एक्शंस पे बिलीव करने वाले पूर्व मीमांसक है। धर्मा एज अ रिचुअल एक्शन का मतलब है, धर्मा इज डिफाइंड एज द कोडन लक्षण धर्मा। कहना धर्मा इज दैट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वैदिक इंजंक्शन। ऐसा हर कार्य जो वैदिक वेदास या वैदिक इंजंक्शन या वेद के अकॉर्डिंगली सही है वही धर्म है। हर वो कर्म जो वेद के हिसाब से सही है वही धर्म है। बस यही इस लाइन का मतलब। हर वो कर्म जो वेद के हिसाब से सही है, वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया है कि इसे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, सब डिटेल दी है। अगर हम वो परफॉर्म करेंगे तो वो एक्शन क्या बन जाएगा? धर्मा बन जाएगा, धर्म बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक की हर फिलॉसफी में हमने देखा कि देयर इज ऑलवेज एन एपिस्टेमोलॉजी। कहने का क्या मतलब है कि ये जो कोर फिलॉसफी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी, ये फिलॉसफी तक हम पहुंचे कैसे। और पिछली कई फिलॉसफीज में मैंने ये बात बोली कि हर फिलॉसफी की एक एपिस्टेमोलॉजी होती है। क्या होती है? एक एपिस्टेमोलॉजी। कहने का मतलब है कि उस फिलॉसफी में ज्ञान को गैदर करने का, नॉलेज को गैदर करने के कितने मीन्स यूज किए जा रहे हैं। न्याय में अलग था, वैशेषिका में अलग था। आज हम बात कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द पूर्व मीमांसा। और यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स वी आर हैविंग हियर अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ द नॉलेज। जैसे प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है और अनुपलब्धि है। सभी सिस्टम्स को हम फॉलो कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमाण या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिस्टेमोलॉजी पूर्व मीमांसा में किसकी है? शब्द की है। शब्द की, यानी ये 6 नंबर आप देख रहे हैं, वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी मतलब वेदास में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है वही फाइनल शब्द हैं। किसकी टेस्टिमनी है ये? व्यासों की। वेद व्यास, बद्रायण व्यास का शिष्य जैमिनी या मीमांसा सूत्र, श्लोक आवृत्ति। तो ये जितने टेक्स्ट हैं उसमें जो लिखा है, जो कमेंट्रीज हैं अबाउट द वेदास, अगर उस कमेंट्री में कुछ मिल रहा है वो फाइनल वर्डिक्ट है, वो फाइनल वर्बल टेस्टिमनी है, जिसको हम अल्टीमेट प्रमाण मानेंगे। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उस समय जिसने वेद लिखे उसने मल्टीपल प्रमाणों को यूज किया, लेकिन वेदास अपौरुष हैं, वेदास इनफेलिबल हैं। इसका मतलब उस समय के बाद से जो चले आ रहे हैं, जो एक बार लिख दिया है, अब वो फाइनल। यूजिंग ऑल द प्रमाण्स एट दैट टाइम something is written and now this is the only means। present time में अगर हम बात करें तो only source of valid knowledge in the पूर्व मीमांसा is the Veda book। किताब खोलो, जो लिखा है वही कर्म करना है, वही धर्म कहलाएगा और वही आपको मुक्ति, हेवन या स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम एपिस्टेमोलॉजी पे कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखना है आंसर। तो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी यानी प्रमाण यानी मीन्स ऑफ नॉलेज है। तो मीमांसा में 6 प्रमाण को एक्सेप्ट किया गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि। मैक्सिमम प्रमाण हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट मच। जो एक्सप्लेन करने वाली चीज है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने परार्थ अनुमान का आपके सांख्य फिलॉसफी में करवा चुका हूँ, ठीक है, न्याय फिलॉसफी में करवा चुका हूँ, वैशेषिका भी करवा चुका हूँ। काफी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अभी जो एक्सप्लेन करना है और जो समझना है वो है शब्द। कौन है था? शब्द।
द वेदास विच आर कंसिडर्ड इनफैलिबल मींस वैदिक टेस्टिमनी इज सुप्रीम। जो वेदास में टेस्टिमनी लिखी है वो सुप्रीम है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ शब्द लिख के आ जाना। क्या लिख के आ जाना? शब्द। और अगर 7 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए तो सारे एक्सप्लेन करना, लेकिन इसको हाईलाइट करना, ये बात ध्यान रखना। शब्द शब्द, क्योंकि आज की डेट में हम सिर्फ उसके वर्डिक्ट को फाइनल मान रहे हैं। किसके? जो वेदास में लिखा है। तो स्वतः प्रमाण वर्सेस परतः प्रमाण, कहने का मतलब है सेल्फ वैलिडिटी। नॉलेज इज वैलिड बाय इटसेल्फ, ऐसा विमान सोचता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन, जैसे न्याय इज म्यूटेड, वैलिडिटी नीड्स एक्सटर्नल प्रूफ। तो 2 टर्म चलते हैं। मीमांसा ये बोलता है कि जो वेदास में लिखा है हम उसे फाइनल मानते हैं, फाइनल है वो वर्ड्स। अकेला एक तरीका है नॉलेज, वैलिड मींस ऑफ नॉलेज या नॉलेज गैदर करने का, मीमांसा व्यू। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि जो नॉलेज हम टेस्टिमनी से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो स्वतः प्रमाण है, मतलब सेल्फ एविडेंट है। तो ये टर्म लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, सेल्फ एविडेंट, स्वतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो वो अपने आप में सबूत है, एविडेंट है, वैलिड है, सच है, और उसका कोई प्रश्न करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हमारे लिए क्या नहीं होगा? उचित नहीं होगा। अब स्कूल्स ऑफ मीमांसा फिलॉसफी की हम बात करें तो जैसा मैंने अभी एक स्कूल आपको प्रभाकर स्कूल बताया है, भट्ट स्कूल बताया है, ठीक है। These two are the major schools of the Mimamsa philosophy. We have discussed that while we were discussing about the key text of Mimamsa philosophy. तो सर इसमें लिखेंगे क्या? देखते हैं। Schools of Mimamsa, भट्ट स्कूल बाय कुमारिला भट्ट। इसने क्या किया? स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ रिचुअलिज्म अगेंस्ट हुम? वेदांतिक क्रिटिक एंड बुद्धिज्म। वी हैव लर्नड अबाउट इट। इट एम्फेसाइज्ड वैदिक इंजंक्शंस एंड द कांसेप्ट ऑफ अपूर्व। अपूर्व क्या है? अनसीन फोर्स। asserted that Vedas are self validating and eternal। self validating का मतलब है स्वतः प्रमाण है, ठीक है, एंड एटर्नल है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस फॉर एवर, करेक्ट, फॉर एवर। प्रभाकर स्कूल जो है प्रभाकर ने शुरू किया, इन्होंने किस पे फोकस किया? ड्यूटी पे, ड्यूटी एज द नियोग, और वो सेल्फ एविडेंट है। कहने का मतलब है कि जो ड्यूटीज हैं, जो एक्शंस हैं, वो भी सेल्फ एविडेंट है, not just the shabd which is mentioned in the Vedas. Clear? Rituals are obligatory, not merely instrumental for result. Rituals आपके obligation है, आपको करना ही करना है। And more ethical orientation, duty for its own sake, यानी अपने धर्म को धर्म के लिए निभाओ, धर्म से कुछ मिलेगा इसलिए मत निभाओ। So perform duty for duty sake, और यही लाइन वेदांत में कर्म ही पूजा में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट? जैसे राम जी की कहानी है कि कैसे वो वनवास की तरफ गए, तो उनका धर्म था कि अपने फादर के जो वचन है उसका पालन करना, दैट्स इट। तो उन्होंने उसका पालन किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको पालन करने से मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे कितना लंबा वनवास झेलना पड़ेगा, या मेरी वाइफ को, जो रिसेंटली हम मैरिड हैं, साथ में मेरा भाई जाएगा, फिर हम कितने कष्ट भोगेंगे। राइट? तो ये सारी चीजें नहीं सोची गई। क्या परफॉर्म करते टाइम? ड्यूटी। ड्यूटी क्या थी? टू फॉलो द ऑर्डर और दी ओवरऑल, जो उनको बोला गया करने के लिए वो उन्होंने किया, अपने फादर की बात को माना, दैट्स इट। क्लियर? तो ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, दैट इज अ प्रभाकर स्कूल। ड्यूटी फॉर इट्स ओन सेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये हो गए 2 स्कूल जो मीमांसा फिलॉसफी के हैं। इसके अलावा लैंग्वेज एंड हर्मेनेटिक्स एक वर्ड होता है। हर्मेनेटिक्स मतलब शब्द बोध। This is another concept in Mimamsa philosophy. We will see what is it. Rules for Vedic sentences. अब हम जो बोल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं उस मंत्रों के अंदर, उस मंत्र उच्चारण और सेंटेंस के अंदर जा रहे हैं हम, कि कैसे उनका उच्चारण होगा, किस लैंग्वेज में बोले जाएंगे, हर चीज क्लियरली डिफाइन। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है या फिर बुलेट पॉइंट नंबर 1 ऑफ प्रीलिम्स ऑफ यूनिट 1 पढ़ा है, तो आपको पता है कि वेद, वेदांग, उपवेद, मल्टीपल टेक्स्ट आर देयर और स्क्रिप्चर्स आर देयर ऑफ द श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट। ठीक है? तो जो स्मृति टेक्स्ट है उसमें तो पुराण एंड ऑल आते हैं, श्रुति टेक्स्ट जो है उसमें बेसिकली द वेदास एंड ऑल आ रहे हैं यहाँ पर। तो वो सारे टेक्स्ट में वेदांग होते हैं, उसमें फिर ग्रामर होता है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट तो हम सारी चीजें इसमें मेंशन करते हैं कि विधि क्या होती है, मंत्र का रिसाइटेशन कैसे करना चाहिए, राइट अथर्ववेद में उसके एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं, ठीक है, और अथर्ववेद नहीं, अर्थवाद में एक्सप्लेनेशन, अर्थ क्या है उसका, फिर प्रेज किया एक्सप्लेनेशन टू शो द पैसेजेस, फिर निषेध क्या नहीं करना है और प्रोविजंस क्या क्या है, ये सारी चीजें लैंग्वेज एंड हार्मोनेटिक्स में आती हैं। तो हार्मोनेटिक्स इज ऑल अबाउट द शब्द बोध, किसी शब्द का उच्चारण कैसा होना चाहिए, किसी वाक्य का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, राइट और स्टार्टिंग में क्या बोलना है, एंड में क्या बोलना है, कंप्लीट सेटअप इज देयर अबाउट द रिचुअल। सो सन्निधि, योग्यता, आकांक्षा, वाक्य, these are some of the details we need to take care of along with विधि, मंत्र, अर्थवाद एंड निषेध। तो 4 वर्ड्स इधर याद रखने हैं, 4 वर्ड्स इधर याद रखने हैं फॉर द लैंग्वेज एंड हार्मोनेटिक्स। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या है इसकी मीनिंग, लेट्स सी। तो लैंग्वेज एंड हार्मोनेटिक्स, शब्द बोध, ये वर्ड याद रखना, ये 2 मार्कर में आ सकता है। शब्द बोध इज रिलेटेड टू विच फिलॉसफी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मीमांसा फिलॉसफी। Mimamsa contributed significantly to the science of interpretation. Very important. रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग वैदिक सेंटेंसेस, तो रूल्स क्या है वैदिक सेंटेंसेस को इंटरप्रेट करने के, विधि, मंत्र, अर्थवाद, निषेध, दीज आर द 4 रूल्स फॉर द वैदिक sentences. For interpreting the Vedic sentences, 4 types of rules are there. Number 1 is vidhi, commands to act, mantra, verses recited during rituals, अर्थवाद एक्सप्लेनेटरी और द प्रेजिंग पैसेजेस, हम प्रेज करते हैं गॉड को अगेन एंड अगेन, निषेध एंड प्रोहिबिशन, और क्या नहीं करना है। और कई बार जैसे एंड में, पूजा के एंड में आप बोलते हैं ना कि हमें क्षमा कर दें भगवान और ईश्वर, हमसे कोई भूल चूक हुई है इस पूरे प्रोसेस में तो उसके लिए हमें क्षमा करना। तो जो निषेध है, अगर उसमें से कुछ भी ऐसा हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर रिचुअल, तो आप उसके लिए माफी भी मांग लें, क्षमा याचना कर लें कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो ये टॉप 3 लिस्ट जो है वो डूज की है, और लास्ट लिस्ट जो है वो डोंट्स की है। क्लियर, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। डन। तो सेंटेंसेस का एनालिसिस, सेंटेंसेस का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंसेस की मीनिंग में आकांक्षा, एक्सपेक्टेंसी अमंग द वर्ड्स कैसे सेट करनी है। योग्यता मतलब उनकी सिमेंटिक फिटनेस, कोई शब्द किसी वाक्य में कहां फिट कर रहे हैं, उसमें उसकी मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट में है सन्निधि, कि किसके आसपास कैसे शब्द रखे जाएं, यानी प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि रिचुअल्स अच्छे से आप कंडक्ट कर सकें और मंत्रों का उच्चारण आप बहुत अच्छे से कर सकें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स एंड रूल्स हैं, और बाकी जो है वो सेंटेंस मीनिंग के जो है 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। अब ये पूरे किस में आते हैं, शब्दबोध यानी हार्मोनेटिक्स में का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमको इसमें पढ़ रहे हैं मीमांसा। क्लियर। चलिए, लास्ट लेग ऑफ द लेक्चर और लास्ट लेग ऑफ द फिलॉसफी मींस लास्ट पार्ट ऑफ द फिलॉसफी में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। मीमांसाज मेटाफिजिक्स, मतलब अब हम गॉड के बारे में क्या व्यू रख रहे हैं, हम सोल के बारे में क्या व्यू रख रहे हैं, और हम ओवरऑल एथिक यानी एथिकल, मॉरल या सोशल फिलॉसफी के बारे में क्या व्यू रख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को क्या परफॉर्म करना चाहिए और समाज में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना है, सोशल ऑर्डर क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। So these 3 are the different categories under which we need to study the overall metaphysics of the Mimamsa philosophy. Clear? तो सबसे पहली बात, व्यू ऑफ गॉड। व्यू ऑफ गॉड में अगर मैं बात करूं तो इट डज नॉट रिक्वायर गॉड। क्लासिकल मीमांसा कहता है कि इट डज नॉट रिक्वायर गॉड फॉर क्रिएशन ऑफ द मॉरल ऑर्डर। क्या बोल रहा है गॉड के बारे में कि नॉन थीस्टिक, मिनिमल रोल इन मॉरल ऑर्डर, गॉड नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स अपने यूनिवर्सल लॉ से चल रहा है, नेचुरल लॉ से चल रहा है, इसको चलाने के लिए किसी गॉड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका इस नजरिए से ये कैसा हो गया, नॉन थीस्टिक, नॉन बिलीवर इन गॉड। नेक्स्ट, वैदिक अथॉरिटी, वेदास आर द सोल सोर्स ऑफ धर्म। ये तो ये मानेगा ही कि वेदास आर द सोल सोर्स ऑफ धर्म, सॉरी टू मिसप्रोनाउंस।
वर्सेस वेदांता रिचुअल एक्शंस। वहां पे क्या है, रिचुअल एक्शंस जो है, नॉलेज ऑफ ब्रह्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द रिचुअल्स। क्लियर? चलिए, तो वैदिक अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर वेदांत के कंपैरिजन में देखें तो रिचुअल एक्शन की इंपॉर्टेंस पूर्व मीमांसा के हिसाब से ज्यादा है। किससे ज्यादा? नॉलेज से ज्यादा। तो हमेशा याद रखना, इट इज एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी। अगर इन शॉर्ट 2 मार्कर में लिखने आ जाए तो ये लाइन लिख सकते हो कि पूर्व मीमांसा इज द कर्म कांड और द रिचुअल पोर्शन और द एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी। ये एक्शंस पे बिलीव करती है, और ज्ञान कांड किस पे बिलीव करता है? नॉलेज पे बिलीव करता है, जो वेदांत है, जो कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आत्मा कैसी है? एटर्नल और कॉन्शियस सेल्फ है। लिबरेशन यानी सेल्फ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से ही आपको लिबरेशन मिलेगा, और रिचुअल प्रिसीजन इज एसेंशियल। 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमको पढ़नी, तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करेंगे। नॉन थीस्टिक वैदिक अथॉरिटी, वेदास themselves are the source of dharma. Unlike Vedanta, which emphasizes knowledge of Brahma, Mimamsa insists on the ritual action as the path. वेरी सिंपल, रिचुअल एक्शंस ही एक अकेला रास्ता है। उसके बाद सोल एंड लिबरेशन मींस आत्मा इज एटर्नल कॉन्शियस। इसका मतलब हम गॉड को डिनाई कर रहे हैं लेकिन सोल को अप्रूव कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हम गॉड को डिनाई कर रहे हैं लेकिन सोल को अप्रूव कर रहे हैं। लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ थ्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब है कि आप ड्यूटीज परफॉर्म करते करते ही सेल्फ के नॉलेज तक अपने आप को लेके जाएंगे और अल्टीमेटली आपको मुक्ति मिलेगी और आप स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। एथिक्स एंड सोशल फिलॉसफी में क्या लिखा गया है? ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। इट इज रूटेड इन वैदिक इंजंक्शंस एंड ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। आपकी ड्यूटीज क्या है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। मॉरल ऑर्डर मतलब रिचुअल्स मेंटेन कॉस्मिक एंड सोशल हार्मनी। तो सोशल लेवल पे ये प्रोपगेट कर रहे हैं मीमांसक फिलॉसफी वाले कि अगर आपने रिचुअल्स रेगुलरली परफॉर्म किए तो सोशल ऑर्डर बिल्डअप होता है और मॉरल, कॉस्मिक एंड सोशल हार्मनी क्रिएट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन आर दी की। तो जो भी आप रिचुअल परफॉर्म करो उसे जिम्मेदारी से एक्ट करो, और तभी आप उसमें एक्यूरेसी और करेक्ट वे में उस रिचुअल को प्रिसीजन के साथ परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे एथिक्स एंड सोशल फिलॉसफी में हम क्या देख रहे हैं? एथिक्स इज रूटेड इन वैदिक इंजंक्शंस एंड नॉट इमोशंस। तो ड्यूटी वो है जो आपको लगे, वो नहीं, जो लिखी हुई है वो। दूसरी बात, मॉरल ऑर्डर, रिचुअल्स मेंटेन करते हैं कॉस्मिक एंड सोशल हार्मनी। एंड डिसिप्लिन emphasizes discipline, precision and responsibility while performing your karma, dharma and the rituals in the daily life or in a particular ashram. Clear? So these are the final legs of the metaphysics of the पूर्व मीमांसा। और इसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस एंड रिलेवेंस क्या है पूर्व मीमांसा का लॉ एंड एथिक्स में? मीमांसा शेप्ड हिंदू लॉ और धर्मशास्त्र। उसने पूरा जो मनु स्मृतिज एंड आगे के जो टेक्स्ट हैं, धर्मशास्त्र टेक्स्ट, उसको इसको इन्फ्लुएंस किया। हर्मेनेटिक्स का मतलब है मेथड ऑफ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन को क्रिएट किया इंडियन फिलॉसफी में। Contrast with Vedanta means a ritualistic counterpart with karma as the main important base of liberation. And modern relevance raises questions about the rituals versus ethics, duties versus results, and the role of the sacred text. So these are some of the contemporary relevance or influence you can mention अगर 11 मार्कर क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो है उसका कंक्लूजन है, मैंने आपको समझाया। क्लियर? in the terms of laws and ethics, in terms of the analysis of the sentence, in the terms of contrast with Vedanta, and in the terms of the modern relevance. Clear? So इस तरह से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी कवर होती है जिसका नाम है मीमांसा फिलॉसफी, राइट? सो पूर्व मीमांसा इज द मोस्ट sought after philosophy in the day-to-day life of our society and of our individual's life. Whenever you have a family, whenever you are in the grihastha ashram, you are basically परफॉर्मिंग द पूर्व मीमांसा। और जब भी आप प्रश्न करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं वेदांत के ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सोशल ऑर्डर, सोशल हार्मनी डेवलप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमें शायद पता ना हो लेकिन हम पूर्व मीमांसक ही हैं इन जनरल डे टू डे लाइफ में। जब हम डेली उठते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, अलग अलग संस्कृत में चालीसा पढ़ते हैं या कोई विष्णु सहस्त्र नाम का श्रोत का पाठ करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं ये सब पूर्व मीमांसा ही है। हवन कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, सब कुछ पूर्व मीमांसा है। ठीक है? रिचुअल्स आर दी की, एक्शंस आर दी की।
ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ज्ञान कांड की तरफ, जिसका पाठ होता है, जैसे भगवत गीता पे चलते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है, उनकी कमेंट्री आती है कि क्या बोलना चाह रहे हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में, तो वो हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। और इसी तरह से अगर हम सत्संगत करेंगे तो उसमें भी ज्ञान की तरफ आगे बढ़ा जाता है, जो गुरु नानक जी ने भी बोला था। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम डिकोड करेंगे कि क्या ऐसा ज्ञान है जिसको समझने से हमारे सारे कर्म प्यूरिफाई हो जाते हैं और अपने पीछे किसी भी तरह का इंप्रेशंस नहीं छोड़ते और हमें बंधन में नहीं बांधते, यानी हमें बॉन्डेज में लेके नहीं जाते, इंस्टेड हमें मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। और एंड में हमें रियलाइज होगा कि मीमांसा में पूर्व और उत्तर दोनों जब कंबाइन होते हैं तब एक्चुअल लिबरेशन की तरफ इंसान यानी मनुष्य आगे बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा होपफुली समझ में आया होगा, उसे नोट डाउन करेंगे और इस पे बेस्ड आंसर राइटिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप उसे लिख के भी देखें। थैंक यू वेरी मच।